और आपको हम बताएं हमारे साथ जो हम जिनके साथ हैं मूल निवासी जायसवाल सर, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता हैं और खापर्डे साहब के साथ उन्होंने काम किया है, उनके बहुत सारे अनुभव हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क के इस कार्यक्रम में जी। MNT न्यूज़ के चैनल की सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैंने 1988 में जब राजनीति में जाने का निर्णय लिया तो मेरा प्रथम सिद्धांत यही था कि हम उस राजनीतिक दल के ही साथ काम करेंगे जिसमें फॉरवर्ड क्लास नहीं होगा। सामने एक राजनीतिक दल नजर आया, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन की परिभाषा ही जो है DS4 से आई थी। DS4 की परिभाषा ये थी, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। और यही DS4 को विस्तारित करके आगे जो है बहुजन में परिवर्तित कर दिया। बहुजन की भी परिभाषा यही थी कि 15% फॉरवर्ड क्लास को छोड़कर बाकी जितने हैं वो बहुजन हैं। मगर 2 जून 1995 को जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल हुई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब पतन का समय आ गया है। हमारी संख्या मात्र विधानसभा में 69 है और हम जिनके बल पर बैठे हैं उनकी संख्या 176 है। तो 176 का वजन जब 69 पर लदेगा तो 69 दब जाएगा। साथियों को समझाता रहा, मगर आगे 97 में जाकर तो बहुजन समाज पार्टी ने हद ही पार कर दी। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी ने घोषणा की कि बहुजन समाज पार्टी में अब सवर्णों को भी शामिल किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी अब सवर्ण समाज सर्वजन समाज पार्टी हो गई है। तब मैंने बहुजन समाज पार्टी के मंच से यह कहना आरंभ किया कि ये मायावती बहुजन समाज पार्टी का सर्वनाश करके छोड़ेगी। और उसी समय में खापर्डे साहब के संपर्क में आया तो वामसेप में काम करना खापर्डे साहब के साथ शुरू किया। और दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके विषय में खापर्डे साहब से मैंने चर्चा की। उन्होंने बड़ा ही संतोषजनक जवाब दिया। खापर्डे साहब का कहना था कि अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और संगठन की विचारधारा में जब टकराव हो तो व्यक्तिगत विचारधारा को दबा देना चाहिए, संगठन की विचारधारा को सर्वोपरि रखना चाहिए। परंतु संगठन मूल विचारधारा से भटक जाए, मूल विचारधारा से दूर चला जाए, तो फिर मूल विचारधारा का साथ देना चाहिए, संगठन का नहीं। विचारधारा से संगठन पुनः खड़ा किया जा सकता है। संगठन में सुप्रीमो सिस्टम नहीं होना चाहिए। संगठन की लगाम बागडोर जनता के हाथ में होना चाहिए, समाज के हाथ में होना चाहिए।
उन्होंने बताया हमारे बामसेफ का ये पैटर्न है, इतने सीसीई के मेंबर हैं और 2 वर्ष के पश्चात फिर से सीसीई के मेंबर का चुनाव होता है। इस संगठन में कोई एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले सकता। राजनीतिक पार्टियों के डूबने का यही कारण है, जब राजनीतिक संगठन एक व्यक्ति प्रधान हो जाता है तो एक व्यक्ति तो कल मर भी सकता है, एक व्यक्ति पागल भी हो सकता है और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। कोई धन का लालची होता है, कोई स्त्रियों का लालची होता है, तो उसे खरीदा भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा संगठन धराशायी हो जाएगा। इसलिए संगठन जो है संगठन प्रधान होना चाहिए। संगठन के मुखिया की लगाम एक संसदीय प्रणाली के तहत एक बॉडी के अंदर होना चाहिए, जिससे संगठन का मुखिया अगर भटक जाए तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर तत्काल फेंक दिया जाए और हमारी संसद, हमारी सीसी नए मुखिया का निर्माण करके संगठन को चलाता रहे। तो इस प्रकार हमारी विचारधारा पर आधारित संगठन जीवित रहेगा। ये बात मुझे उचित पसंद आई और आशा की किरण भी नजर आई कि अब आशा की जा सकती है कि ये संगठन भले ही धीमी गति से चले, परंतु ये संगठन कुछ निष्कर्ष निकालेगा। और वो दिखाई भी दे रहा है कि आज खापर्डी साहब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके मरने के पश्चात भी इस संगठन ने लगातार विस्तार किया है और मुझे आशा है ये लगातार विस्तार करता भी रहेगा। जी सर, मध्य प्रदेश में अभी जो स्थिति है, खास करके हमारे आंदोलन को लेकर के, समाज में जागृति को लेकर के, आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी नज़र है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं। दर्शकों को और जो भी देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता देखते हैं, अधिकतर ज़्यादातर जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो सारे कार्यकर्ता इसको देखते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ता बनना बहुत आसान है, यह कार्य इतना दुर्लभ है कि एक व्यक्ति अपना पूरा 24 घंटे का समय दे तो वो भी इस कार्य के लिए थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि किसी जिले में जाकर संगठन को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। जी, बामसेफ के माध्यम से अभी संविधान को जागृति को लेकर के, संविधान के लागू करने को एक आंदोलन का स्वरूप देने के लिए BS4 ये कार्यक्रम चला रही है, कैंपेन है, ये अभियान है। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? इस अभियान को जो प्रभाव है उसको कैसे आप देखते हैं? BS4 आंदोलन जो है वो अभी हमारे जो वर्कर हैं उनको स्पष्ट नहीं है। आवश्यकता ये है कि BS4 कार्यक्रम के लिए जो लॉ के अच्छे विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया जाए। पहली चीज कि संविधान होता क्या है। पहला BS4 का पॉइंट है वो ये है संविधान। तो संविधान क्या है? दूसरा बिंदु है सम्मान। तो सम्मान से हमारा आशय क्या है? तीसरा बिंदु है सुरक्षा और चौथा बिंदु जो है वो सबसे ज्यादा भ्रमात्मक है, संवर्धन। संवर्धन एक ऐसा शब्द है जिसको भारत की हिंदी भाषी प्रांत की
95% आबादी जानती ही नहीं है। अन्यथा संवर्धन का अर्थ अगर समाज में गलत चला गया तो इस कार्यक्रम से हानि की संभावना बढ़ जाएगी। जी, सही बात है आपकी। उसके बारे में प्रशिक्षण होना ज़रूरी है, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है सभी के इसमें। लेकिन जहाँ तक आप इस कार्यक्रम को समझ पाए हैं, उसके प्रभाव को, अगर ये सही रूप से समाज में जाता है, कार्यक्रम कैंपेन लोगों को समझाया जाता है, तो क्या प्रभाव दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? सामने क्या परिणाम आएगा? भारतीय संविधान मूलतः इंग्लिश में लिखा गया है और जो इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं वो ऐसी विशिष्ट इंग्लिश में लिखा गया है जो लॉ से रिलेटेड होती है, वो भी समझने में असमर्थ है। और उसका जो हिंदीकरण किया गया है वो इतना क्लिष्ट है कि मेरे पास अनेकों लोग आते हैं और संविधान को 2 पेज पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये तो मूड़े आ गया, ये कुछ समझ में ही नहीं आता। न हिंदी में समझ में आता है, न अंग्रेजी में समझ में आता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में उसको समझाने की ज़रूरत है। हिंदी और इंग्लिश से काम चलने वाला नहीं है। संविधान का जो विशेषज्ञ होगा, उस विशेषज्ञ के द्वारा हमारे ट्रेनरों को जब ट्रेनिंग दी जाएगी और वो फील्ड में जाएंगे और वो वहाँ की बोलचाल की भाषा में संविधान को जब समझाएंगे, तब संविधान समझ में आएगा। बहुत सी बातें जो संविधान से संबंधित हैं वो संविधान में नहीं है। उसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है, वो भी संविधान का आधार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तीनों एक्ट हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर की आधारशिला है। हमें इन एक्टों पर भी चर्चा करना होगी। हमें ये भी बताना होगा कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का अर्थ होता है, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब कॉन्स्टिट्यूट, मीन्स टू कंस्ट्रक्ट इज समथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। संविधान का मुख्य उद्देश्य है एक कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण करना जो देश का शासन कहलाता है। और जब शासन कहलाता है तो हमें डेमोक्रेटिक स्टेट स्थापित करना है और शासन को प्रजा के ऊपर शासन करना है। तो कहीं शासन जो है डिक्टेटर न हो जाए, प्रजा के हित की उपेक्षा न कर दे, इसलिए हमने अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखे। फंडामेंटल राइट्स जो है उसका हमारे कोई लड़ाई झगड़े से लेना देना नहीं है। जब विवाद भारत की जनता और शासन के बीच में होता है तो उस विवाद का निपटारा फंडामेंटल राइट से किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है, दीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल एट लॉ। किसी न्यायालय में जाकर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं करा सकते। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में ये निर्णय दिया है कि एक बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो वह फंडामेंटल राइट की भांति ही पब्लिक का, सिटीजन का राइट बन जाता है। इसके पश्चात गवर्नमेंट
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से पीछे नहीं जा सकती। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। दो बिंदु हैं साथियों, एक तो पहले जो लोग संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हों, उन लोगों में संविधान के बारे में क्लैरिटी लाना, उनको प्रशिक्षण देना, जो कैंपेन है उस कैंपेन के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि सर ने बताया कि संविधान, इसकी भाषा क्लिष्ट है, एक कानूनी तौर पर लिखी गई है, उसका इतिहास भी है, ये तमाम बातें जो हैं वो समझना और उसको आसान भाषा में, लोगों की भाषा में, बोलचाल की भाषा में संविधान को किस प्रकार से हम बता सकते हैं। उन्होंने दो ही महत्वपूर्ण बिंदु बताए, जो मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार, और दिशा निर्देशक तत्व जो सरकार के लिए है, राज्य के लिए दिशा निर्देशक तत्व है, उसके बारे में उन्होंने बताया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, MNT न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपने, हम और भी बातचीत करते रहेंगे। हालांकि यहाँ जो आंदोलन चला, पिछड़े वर्ग का आंदोलन चला, उन तमाम बारे में हम आपसे सिलसिलेवार बातचीत करेंगे। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम बातचीत कर रहे थे मूल्यवासी जायसवाल सर से। आप प्राध्यापक हैं, पढ़ाते हैं और वैसे भी सामाजिक जीवन में आप हमें सभी को शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। साथियों, पुनः एक बार आप सभी का आभार। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। MNT न्यूज़ नेटवर्क को अगर यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।